निरंतर कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। आप जानते हैं बोर्ड की जो हमारे पेपर हैं वो काफ़ी करीब हैं, वो आने ही वाले हैं। उसी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ आ रही हैं। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी की बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2024 के लिए, और 2 लेक्चर आ चुके हैं। ये 3rd लेक्चर है सर, ये लेक्चर है फिनाले। यहाँ पर आज हम डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको ख़त्म कर देंगे। इससे पहले 2 लेक्चर आए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आपने उसे भरपूर प्यार दिया, प्रेम दिया, उसी की बदौलत हम ये लेक्चर 3 बना पा रहे हैं। और इस जो हमारा कंसेप्ट था उसको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि एनसीईआरटी के जितने डायग्राम हैं वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 मार्क्स का जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम कवर कर सकें इन 3 वीडियो की हेल्प से। तो वीडियो में पहले मैं यहाँ पर ये भी लेकर के आया हूँ कि हमने क्या क्या अब तक कर लिया है, इसको ज़रा देख लें। एक छोटा सा रिकैप रहेगा क्योंकि फिनाले है। सबसे पहले हमने इस डायग्राम की बात की थी जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स की बात हो रही थी। उसके बाद हमने किया था यहाँ पर ये भी अगेन वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स की बात है, जैसे राइजोम जिंजर में, आइस पोटैटो में, लीफ बड ब्रायोफाइलम में, ऑफसेट हो गया वाटर हयासिंथ में और वल्बिल अगेब में। अगला जो हमारा डायग्राम था वो ये था, दिस शोज दी पार्ट ऑफ एंथर, के एंथर में कौन कौन सी लेयर होती है, किस लेयर का क्या फंक्शन है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आपके साथ बात की है, वहां पर आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये एक रीकैप है। जो लोगों ने दोनों लेक्चर देख रखे हैं वो याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू रिकॉल दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस डायग्राम। आगे चलते हैं। डायग्राम हमको दिखाता है कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से हम लोग मेगास्पोर तक पहुंचते हैं, मेगास्पोर कैसे मैच्योर होता है और फाइनली एम्ब्रियोसेक बनता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोसेक हियर। यहाँ पर 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, जहाँ पर 8 सेल होती हैं और न्यूक्लियस 7 होते हैं, बिकॉज इनसाइड द सेंट्रल सेल वी हैव 2 न्यूक्लियस जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी इस डायग्राम को लेकर के। ये डायग्राम दिखाता है कि किस तरीके से एम्ब्रियोसेक में जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है हमारा, या फाइनली जो एंडोस्पर्म बन जाता है ट्रिप्लॉइड, वो 3n होने वाला है, यानी कि उसके पास 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। इस वीडियो के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि बायोलॉजी में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं या बने हैं आज तक, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल, जी आप ठीक सुन रहे हैं, वो सारे न्यूमेरिकल पर एक वीडियो लाई जाएगी। बहुत छोटी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी बात करेंगे। वहां लगभग 7 से 8 नंबर वहां पर होंगे। आपकी किस्मत, आपका जो किस्मत है अगर बुलंद है, आपका सितारा बुलंद है, तो ये भी हो सकता है कि वहां से आप 10-11 नंबर तक बन जाएं। क्योंकि अगर एक केस स्टडी बायोलॉजी में आ जाती है न्यूमेरिकल पोर्शन पर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस पर, हीमोफीलिया पर, उसकी परसेंटेज क्या है, आने वाली जनरेशन प्रोजेनी में क्या परसेंटेज है, हाउ द करेक्टर गेट ट्रांसफर्ड, हाउ द डिसऑर्डर गेट ट्रांसफर्ड इन द अपकमिंग जनरेशन, इस पर वीडियो लाने की बात होगी। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करें सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ सीड, कौन सा सीड किस चीज का है, डिटेल में हमने आपको बताया। यहां पर एप्पल और स्ट्रॉबेरी की बात की है, दीज आर द फॉल्स फ्रूट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट हियर, that when any fruit is developed not only from ovary but it includes the other parts which are like thalamus। ऐसे फ्रूट, ऐसे फल जो सिर्फ ओवरी से नहीं बने होते, उसमें हमारे साथ साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है ओवरी के साथ साथ। तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट हम कह देते हैं, बाकी सब ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। बनाना से रिलेटेड एक बात हो रखी थी कि बनाना जो होता है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, बिकॉज विदाउट फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के है तो सीड होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आपने ऐसे भी बनाना देखे होंगे जिसके अंदर बहुत ही छोटे, बहुत माइन्यूट ब्लैक कलर के सीड होते हैं। ये कहानी ग्रेप्स पर भी इसी तरीके से लागू हो जाती है। ग्रेप्स, अगर आप वाइल्ड ग्रेप देखते हैं, जंगली अंगूर देखते हैं, तो उसमें बीज होता है, जिससे क्या बनता है, मुनक्खा बनता है। और ऐसा अंगूर जिसमें बीज नहीं होते हैं उससे बनती है किशमिश, उसको सुखाने के बाद। तो जिस अंगूर में बीज नहीं है वो पार्थिनोकार्पिक है, यानी पार्थिनोकार्पी से बना है। यही बात अगर एनिमल में की जाती है कि कोई एनिमल बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता हो, डेवलप होता हो, तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इज रिलेटेड विद द प्लांट्स एंड पार्थिनोजेनेसिस इज रिलेटेड विद द एनिमल। अगर आपको क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं एक बार देखने के बाद। अगला डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था वो था डाइकोट एम्ब्रियो का। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, रेडिकल दे रखा है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी
इमर्जेंस ऑफ रूट एंड देयर एयर इज द प्लूम्यूल, जो क्या इमर्ज करता है साथियों, वो सूट इमर्ज करता है, यानी वहां से स्टेम निकलती है बच्चे। अगली बात हम करेंगे सर, हमारे पास था एक एम्ब्रियो, ग्रास का एम्ब्रियो। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था दैट द ग्रास आर दी मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के पास क्या होगा, सिंगल कॉटिलेडन होगा, और वो सिंगल कॉटिलेडन ग्रास में कहलाता है स्किटेलम। हालांकि और भी बात हमने की है, कर रखी है, यहां मैं सिर्फ उस बात को रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप एक बार फ्रेम बना सकें, भाई सारे डायग्राम मेरी नजर से गुजरे हैं। सो ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम, जहां पर लेबलिंग बहुत ज्यादा है, तो लेबलिंग बहुत अच्छे से रखिएगा। पेपर में मैं आपको यही कहूंगा, बोर्ड के पेपर में, कि जब भी डायग्राम की जरूरत पड़े बायोलॉजी में आप डायग्राम बनाएं, भले ही रनिंग हैंड से बनाएं, कोई भारत रत्न वहां पे आपको नहीं मिलेगा अगर आप 2 घंटा लगा के डायग्राम बनाओगे तो। लेकिन एक छोटा डायग्राम क्या करेगा, आपकी जो आपने जो आंसर लिखा है उसको जस्टिफाई करेगा। आपके नंबर अगर फॉर एग्जांपल 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थ्योरी लिखी, 2.5 मिलने का चांस है, डायग्राम चिपका दीजिए, 3 नंबर से नीचे देंगे ही नहीं एग्जामिनर सर आपको। जी हाँ, तो डायग्राम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है बायोलॉजी में। आगे हम चल रहे हैं, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक लैटरल सेक्शन दे रखा है और एक फ्रंटल सेक्शन दे रखा है, ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो हमने यहां पे बात की थी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, और फीमेल की बात करें तो ओवरी होते हैं। व्हाट आर देयर फंक्शन, द फंक्शन इज टू प्रोड्यूस और मेक प्रिपेयर गैमीट्स एज वेल एज सिक्रीट द सेक्स हार्मोन्स। उसके बाद हमने बात की है अगली, ये था हमारे पास एक सेक्शनल व्यू था किसका, मेमोरी ग्लैंड का। सो मेमोरी ग्लैंड बेसिकली हेल्प करते हैं, मैमल्स के पास होते हैं, यूनिक करेक्टर है, और ये हेल्प करते हैं जो न्यूबॉर्न है उसको फीडिंग कराने में, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसको मिल्क जो है मदर मिल्क से फीड कराती है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला जो चीज है डायग्राम है वो सामने आ रखा है, वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मैम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर केस स्टडी बहुत इजीली बनाई जा सकती है। 4 क्वेश्चन जो है वो इस पर आसानी से बन सकते हैं, इसलिए केस स्टडी की नजर से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख रहे थे यहां पर, दिस वाज द व्यू ऑफ स्पर्म, दिस इज द मेल गैमीट। तो यहां पर एक्रोसोम से रिलेटेड हमने आपसे बात की थी। यहां एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है बच्चे, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम वाइल फर्टिलाइजेशन। तो ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं वो बात लेता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि डिटेल वीडियो बन चुका है हर एक डायग्राम को लेकर के। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, या मैं कहूं आपसे कि डिफरेंट जगह की कंडीशन दे रखी है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अमूमन 28 से 29 दिन की होती है ऑन एन एवरेज। तो कहां एंडोमेट्रियम वॉल के साथ क्या चीजें चेंज होती हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओवेरियन हार्मोन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एंड व्हाट इज गोइंग इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, तो ये बात दे रखी है। कॉर्पस ल्यूटियम बेहद इंपॉर्टेंट है, ये परसिस्ट करता है यानी बना रहता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो, और प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या करता है, डीजनरेट करता है, खत्म होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फाइनली एंडोमेट्रियम यहां पर ब्रेक कर जाती है, और दिस इज द मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। अगली बात हमने की थी, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम में आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस भी है सेंटर में, या पेरिविटलाइन स्पेस है, उसके बाद हमारी जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो हमने पढ़ा था वो मेंडल से था, यानी चैप्टर नंबर 4 से था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से था। तो यहां पे एक चीज पे मैं आपकी नजर लाना चाहूंगा कि भाई सीड से रिलेटेड कौन से करेक्टर है, 2 करेक्टर है, शेप और कलर। ऐसे ही फ्लावर से रिलेटेड 2 करेक्टर है, पोजीशन और कलर। पॉड से रिलेटेड 2 बातें हैं, शेप और कलर, जबकि स्टेम हाइट सिंगल है। तो यहां पर हर चीज को 2-2 करेक्टर दे रखे हैं, फ्लावर के हो, पॉड के हो या सीड के हो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन हमने देखा है सैंपल पेपर में जहां पर ये पूछ रहा है कि स्टेम से रिलेटेड या पॉड से रिलेटेड या सीड से रिलेटेड कितने करेक्टर जो है मेंडल ने स्टडी किए थे। तो टोटल तो 7 थे, पर सीड की बात करोगे तो 2 हो जाएंगे ये वाले, फ्लावर की बात करोगे तो ये 2 हो जाएंगे, और पॉड की बात करेंगे तो बच्चे ये 2 हो जाएंगे साथियों। अगला जो हमारे पास डायग्राम था वो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के। यहां पर ह्यूमन दिखा रखा है आपके पास, और यहां ड्रोसोफिला आपको दिखा रखी है, यानी फ्रूट फ्लाई दिखा रखा है, और तीसरी बात जो उन्होंने की है वो बर्ड को लेकर के की है। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ऑल दो यहां पर डायग्राम में 3 ही शो कर रखे हैं। एक था XY XX है ना, एक होता है XX इसका एग्जाम्पल क्या होता है सर, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चे ग्रास होपर, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रास हॉपर। बहुत ठीक से इसको ले लीजिएगा आप, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगली बात हमने बर्ड में करनी थी, तो यहाँ हैन हमको दिखा रखा है ZZ ZW। मेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है। अगर आपने अभी तक इस बात में कंफ्यूजन रखा हुआ है तो आप लेक्चर जो इससे पहले 2 लेक्चर आए उनको जाकर के देखेंगे। यू विल फील फ्री एंड द कंसेप्ट बिकम क्लियर। ये एश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, एनपीसी एजुकेशन हब की तरफ से। अगला डायग्राम जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इस पर मैं 5 स्टार लगाऊं तो थोड़ा सा कम ही बैठने वाले हैं। गेटिंग, यहां पर दे रखा है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्लॉइडी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां प्लॉइडी मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने जो डायग्राम का वीडियो लिया है इससे पहले लेक्चर, वहां मैंने प्लॉइडी मेंशन करके कंप्लीट आपके साथ बात की है। ऐसे ही यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये चीज आ गई है, oogenesis की बात हो गई, यानी कि फीमेल में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड एग सेल इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड oogenesis। तो यहां पर पूरी बात हो रखी है। यानी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ओवरी से रिलीज होता है तो वो ओवम रिलीज होता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। जब हम छोटे थे 10th क्लास में थे तो ओवम बता के हमारा दिमाग एकदम पक्का कर दिया था कि ओवम रिलीज होता है, पर सर यहां पर बात यह है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से, वेयर एज इट बिकम ओवम जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या करता है, वो ओवम बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो चीज ब्रेक होकर के बाहर आती है एंडोमेट्रियम वॉल के अलावा, वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है कि ओवम है। तो सर उसका आंसर भी सेकेंडरी oocyte मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बेसिकली दिस इज द अप्रोच ऑफ मेडिकल के कंपटीशन एग्जाम की, नीट की अप्रोच है, लेकिन हमारा बोर्ड धीरे धीरे वहीं शिफ्ट कर रहा है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ अगर लेगा तो हम मना नहीं कर सकते, हम इनकार नहीं कर सकते। अगला डायग्राम जो आपने पढ़ा था मेरे साथ वो ये था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, दैट हाउ द डीएनए गेट पैकेज्ड। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है यहां पर बताया गया था। हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। 2 यूनिट होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इस पर बात की थी। ये जो बड़ा सा है दिस इज H1, यहां लिखा भी है। सो ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं यहां पर हमने बात की थी, यहां हमने चर्चा की थी इसको लेकर के। सो नेक्स्ट डायग्राम वाज, यहां हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात की थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंप्राइजेस ऑफ 3 चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है भाई, 3 चीज, वेरी गुड हो गया। तो कहते हैं यहाँ प्रमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा एंड द सेंटर पोर्शन विल बी स्ट्रक्चरल जीन। अभी हमने क्वेश्चन प्री बोर्ड का कोई भी पेपर दे रहे हैं, आप पूछता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में और कोडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या है। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, जाने क्यों। कोडिंग स्ट्रैंड की बात जब भी करेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम होता है कि इसको देख करके नया जो आरएनए बन रहा है विच इज एचएनआरएनए, डायरेक्ट आपके पास एमआरएनए नहीं बनता है, आप जानते हैं ये बात। पहले बनता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, उसके बाद मैच्योर एमआरएनए तक आने पर 3 प्रोसेस होती है सर। एक होती है कैपिंग, द सेकंड वन इज टेलिंग एंड द थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग। जहां पर हम किसको रिमूव करते हैं सर, हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं एंड एक्सॉन को ऐड कर लेते हैं। इस पर भी डिटेल बात की जा चुकी है। सो ये डायग्राम हमने वहां किया था। ये बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। यूकारियोट्स में दे रखा है, देखिए ये लिखा हुआ भी कैपिंग हो रखी है यहाँ पे। यहाँ आपने क्या किया, पॉली ए की टेल लगाई है, एडिनाइलेशन किया है, और उसके बाद ये स्नर्प्स हैं जिन्होंने आरएनए स्प्लाइसिंग कराई है, यानी कि इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को ऐड करा लिया है। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ एमआरएनए व्हिच कैन एक्सप्रेस, जो प्रोटीन बनाने के लिए एक्टिव है, वेयर एज इंट्रॉन इज द पार्ट व्हिच इज नॉट एक्टिव। सो ये वाला डायग्राम भी हो गया था। ये अगेन डायग्राम ये वाला भी ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर टीआरएनए, एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रहा अमाइनो एसिड, और आपसे पूछ सकता है कि अमाइनो एसिड जो होता है वो किस एंड पर लगा होता है, तो सर ये 3 प्राइम एंड पर लगा होता है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम था सर, वो डायग्राम ये वाला था जहां पर हमने लैक ओपेरॉन पे बात की थी। सर लैक ओपेरॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैम लैक ओपेरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पूछता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, विच इज द इंड्यूसर, विच इज द रिप्रेशर, कौन इंड्यूसर है, रिप्रेशर कौन है, रिप्रेशर प्रोटीन क्या है, लैक्टोज, अरे हम आंसर बोल गए। लैक ओपेरॉन में लैक क्या है, सो लैक इज बेसिकली द लैक्टोज। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तब तो ये ओपेरॉन रहेगा। ओपेरॉन क्या होता है सर, ओपेरॉन के बारे में बहुत सारे सर को हमारे कंफ्यूजन है। ओपेरॉन इज द बंच ऑफ जीन, ऐसे जीन का बंच होता है सर जो क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, दे गेट ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर, एक ही समय में टुगेदर वो साथ क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, आरएनए बनाते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास ये आ गया है मिलर्स एक्सपेरिमेंट।
which help in the explanation of Oparin and Haldane theory. So you are getting with this Oparin और Haldane theory जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बार बार प्री बोर्ड के एग्जाम में। आप सैम्पल पेपर लगा रहे हैं वहाँ भी पूछी जा रही है कि ये थ्योरी थी। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दैट द लाइफ, न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये कहा गया था कि नई जो लाइफ है वो पुरानी लाइफ से ही आती है। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वो किसने दिया, यहाँ पर यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट था ये। हालांकि हमारी एनसीईआरटी मिलर एक्सपेरिमेंट लिख रही है। स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या होता, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो फॉर्मेशन है वो ऑब्जर्व किया, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया उन्होंने। सो इस चीज को देख करके हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो ऑपरेन और हेल्डन के लिए क्या था, साथ दे रहा था, इनकी थ्योरी को साथ में एक्सप्लेन कर रहा था। लेट मी चेक, इज देयर एवरीथिंग क्लियर, वॉइस एटसेट्रा। सो दिस इज एवरीथिंग इज क्लियर एब्सोल्युटली। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम हमें दिखाता है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स। सो डायनासोर्स की एक फैमिली ट्री के बारे में बताता है। ये इवोल्यूशन चैप्टर से आप रिकॉल कर पा रहे हैं। टायरेनोसोरस रेक्स से क्वेश्चन आता है, सर ये 20 फीट के होते थे। ये हमारी थ्योरी जो नीचे टेक्स्ट में लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, आप जाकर के अगर रीड करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे, सो वहां से मिल जाएगा। पर यहां पर इतना समय बचा नहीं कि अब मैं सर एनसीईआरटी रीड करूं, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्जाम जो है वो जो लोग हिंदी रख रहे हैं उनका 19 को है, आई होप 12th में, और जो लोग इंग्लिश फिर 22 हो जाएगा, आफ्टर दैट 27 को केमिस्ट्री है। सो बहुत ज़्यादा गैप हमारे पास बचा नहीं है। ऑन एन एवरेज हम 20 तारीख से अगर माने कि पेपर शुरू हो रहे हैं, सो आज हम कहाँ पर हैं इस समय, 6 तारीख में खड़े हुए हैं, 6th ऑफ फेब हो चुका है। सो बेसिकली ले दे करके हमारे पास 13-14 दिन बचे हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसीलिए इसको क्रिएट किया जा रहा है। बेसिकली यहां आपको दे रखा है होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस है, अभी हम वहां पर आए ही नहीं है जहां से नई बात शुरू की जाए। ये हम आपको सिर्फ रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, सो ये अच्छी बात है कि आप वीडियो का जो है फायदा उठा पाए हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वर्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, नो डाउट। यहां दूसरी बात हम कर लेते हैं पेन चेंज करके सर। यहां पर अगर बात करता है एनालोगस ऑर्गन की, सो एनालोगस ऑर्गन आपको क्या दिखाते हैं बच्चे, एनालोगस ऑर्गन आपको दिखाते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिखाते हैं का मतलब है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, आप अपना फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस का मतलब है कहीं अलग अलग जगह से रेज आई और एक जगह आकर के मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन सेम हो रखे हैं इनके। हाँ, जबकि हम बात करते हैं जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, इसका मतलब है एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं। इसका मतलब इनका ओरिजिन तो सेम था, दिस वाज द ओरिजिन बेसिकली, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस विद देयर पर्टिकुलर ऑर्गन और द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। सो इसके बाद जो डायग्राम हमारे पास है वो और इंपॉर्टेंट है। मैं इधर हो जाता हूं, आप ये देख पा रहे हैं शायद, वीडियो को रोक करके आप पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें भी आप फ्री फील करें वो काम कर सकते हैं। ये डायग्राम जो है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन से है। अगेन हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन एक बड़ा वेटेज रखती है। अगर क्या बने, अगर यहां पर बन जाए क्वेश्चन केस स्टडी, तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं सर, हम इसको बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन या प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला या प्रिंसिपल क्या था, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर गिव्स यू 1। दिस मीन्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू 1। दिस शोज P, व्हाट इज द P स्क्वायर हेयर, PP, क्योंकि हमारे जितने भी जीनोटाइप है वो हमेशा क्या है, पेयर में है, एलील का पेयर होता है वहां पे। सो इसका मतलब था PP, यहाँ QQ है होमोजाइगस, और यहाँ पर है 2 ऑफ P and Q इक्वल्स टू 1। सो ये जो PP है ये आपको दिखा रहा है क्या, आप इसको मान सकते हैं कि ये है सर होमोजाइगस डोमिनेंट। एक बार और सुने, होमोजाइगस डोमिनेंट। Q को हम क्या मान सकते हैं, ये QQ साथ में दे रखा है, होमोजाइगस रेसेसिव। एंड व्हाट रिप्रेजेंट्स द PQ, यहां हम बात करेंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की, मतलब यहां पर एक कैपिटल T एक स्मॉल t वाली बात हो गई है, जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम ये है, अ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप इसकी नजर लेकर के जरूर जाइएगा। अगर बोर्ड एग्जामिनर ने पेपर ऐसे बनाना है कि भाई आपको फुल मार्क्स नहीं लाने देने,
तो वो ये डायग्राम की जो बात कर सकते हैं, इसमें जो कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी रहेंगी। जैसे जिंक गो की बात करेंगे तो ये क्रिस्टेशियन पीरियड में यहाँ पर आए थे हमारे पास। बेसिकली पैलेजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक जो है ये एरा हैं, और जो यहाँ पर लिखे हैं वो आपके पीरियड हैं। तो यहां से ये बात आपको कर लेनी थी। अब अगला जो डायग्राम रहेगा सर वो डायग्राम है ये। यहां डायग्राम में आपको दिखाया गया कि कौन कौन से एनिमल कहां कहां पे इवॉल्व हुए हैं। अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, या 350 जो थे, कह रहे हैं ना अर्ली रेप्टाइल एक्सटेंट कब हुए सर, 350 मिलियन ईयर एगो जो है इनके साथ ये हो गया था, एक्सटेंट हो गए थे। उसके बाद डायनासोर्स किस समय पर रहे हैं, और दीज आर दी मॉडर्न डिसेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम था वो ये है। सो वी आर डिस्कसिंग इट विद टुडेज क्लास। जो हमने पिछली जो भी 2 लेक्चर लिए उसमें जितने डायग्राम थे उनको मैंने अभी रिवाइज करवाया आपको। अब जो हमारी ये क्लास है बेसिकली ये डायग्राम इससे पहले नहीं आया, सो इसको डिटेल में हमें पढ़ना होगा। अगर वीडियो में आप यहां तक आ गए तो होपफुली आप पक्का कर लीजिए कि ये 3 लेक्चर देखने के बाद आपका डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो सारे हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। सो अब बात करते हैं जरा थोड़ी सी, ये डायग्राम हमारे पास है तो ये डायग्राम किस चीज का है सर, तो सबसे पहली बात है सर ये मलेरिया से रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड ये डायग्राम है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर जो पैरासाइट है वो क्या है मलेरिया का। सो व्हाट इज द नेम ऑफ पैरासाइट, आई होप दिस इज विजिबल पेन, वेरी गुड। सो पैरासाइट क्या है सर इसका, तो पैरासाइट है इसका प्लाज्मोडियम। सर प्लाज्मोडियम का नेचर क्या है सर, सर प्लाज्मोडियम का नेचर है प्रोटोजोआ। ओके गेटिंग। अब प्लाज्मोडियम में भी 3 आपको स्पीसीज मिल सकती हैं, होती ज्यादा हैं लेकिन 2-3 स्पीसीज जो वो एनसीईआरटी मेंशन करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, या मलेरिया बोल सकते हैं आप इसको, या मलेरिया बोल सकते हैं, ठीक। तो ये 3 स्पीसीज एनसीईआरटी आपको बताती है। अब आता है सर व्हाट इज द कि कौन सा ऐसा मलेरिया सबसे खतरनाक है सर, उसका नाम है सर क्वार्टन मलेरिया। और क्वार्टन मलेरिया जो है हमारे पास, मैं कलर चेंज करता हूं यहां पे सर आपके लिए। सो क्वार्टन मलेरिया जो है वो सबसे खतरनाक है, क्वार्टन मलेरिया। अब क्वार्टन मलेरिया किससे होता है सर, तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये फैटल है यानी इसमें जान जा सकती है, वर्ड यूज किया गया है फैटल, यानी इसमें जान जा सकती है, ये ऐसा मलेरिया होता है। अब देखते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है। तो एंटर जो है, देखिए डिजीज का नाम हुआ, पैरासाइट का नाम हुआ, अब एंटर यानी कंटामिनेशन आप ये लेंगे तो कैसे आप तक पहुंचेगा, इस पर थोड़ी सी बात होती है। तो कंटामिनेशन कैसे आप एक्वायर कर जाएंगे इसको, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब इस समय देखिए इतना समय नहीं है ना कि आपसे फालतू की बातें की जाए, समय जाया किया जाए, हम भी ही करें तुम भी ही करो, कोई मतलब निकलेगा उसका। अब बोर्ड आने वाला है तो हमको चाहिए कि हम बोर्ड फोकस्ड क्लास अगर ले रहे हैं तो डिटेल कॉन्क्रीट एकदम जो है उसका क्रीम हमको मिल जाए कि भाई कम समय में हमने ज्यादा सा सीख लिया है, हमारे एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस जो है लग रहे हैं केस स्टडी हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्दो केस स्टडी पर भी वीडियो पहले भी बन चुका है, आगे भी बनेगा। तो ये पूरा जो स्लॉट है हमने 14 दिन का फिक्स किया है आपके लिए, आप अपनी स्टडी करते रहें, कोई भी एक समय बना लें, उस समय पर आप अपने मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन आएगा ही, जाहिर है, तो वहां से जाकर के आपने वीडियो लेक्चर 1.5x पे या 1x पे करके देख ली और अपना कंसेप्ट ले लिया। सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या कर रहा है, मलेरिया कॉज करता है, सॉरी दिस इज द वेक्टर, आई पार्डन, यहां पर जो वेक्टर है उसका नेम है क्या, वेक्टर का नेम हो जाएगा हमारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर इस वाले चैप्टर में भी आप वेक्टर कहते हो, लेकिन जब आप कहां जाते हो, आप चले जाते हो जब बायोटेक्नोलॉजी में, फिर आप वेक्टर कहने लगते हो। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वेक्टर। बच्चे वेक्टर को अगर याद करना है तो हमारी वाली ट्रिक आप अपना सकते हैं, वेक्टर को जोड़ लो ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का काम क्या है मुझे बताओ, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वेक्टर का भी वही काम है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पर ये वेक्टर इस्तेमाल होते हैं लिविंग सिस्टम में, यानी बायोलॉजी में जब यूज होते हैं तो हम इनको वेक्टर कहने लग जाते हैं। गेटिंग। फिजिक्स में जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो कोई और ही वेक्टर चल रहा होगा वहां पे, हाँ, एक टेल होती है, एक एरो होता है, हेड होता है और जने पता नहीं क्या क्या।
तो यहाँ पे जब आप वेक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी पैरासाइट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, किसी भी लिविंग कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वेक्टर कहलाता है। अब बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े इन द सेंस जो इस टेबल, इस डायग्राम से रिलेटेड है, उस पर बात करते हैं। आपने देखा सबसे पहले यहां लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। जैसे ही मच्छर कभी काटता है किसी भी पर्सन को तो वो क्या करता है, स्पोरोजोइट को एंटर करता है। सर मैं बड़ा सा लिख देता हूं, स्पोरोजोइट के बारे में क्या पता याद रहेगा आपको, दिस इज द इन्फेक्टेड स्टेज। तो पहला क्वेश्चन आपको या तो मिल चुका होगा, कभी याद कर पा रहे होंगे, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, हाँ जी सर क्वेश्चन तो आया था ऐसा। तो स्पोरोजोइट क्या होता है, स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड स्टेज होती है जो प्लाज्मोडियम की स्टेज हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करती है, एंटर करती है। अब पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। सो पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होता है बॉडी में प्लाज्मोडियम से, सर वो क्या है, वो लीवर है सर वो लीवर है, वेरी गुड। उसके बाद लीवर में ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करता है प्लाज्मोडियम और प्रोड्यूस करता है बहुत सारी अपनी प्रोजेनी। आफ्टर दैट द पर्टिकुलर सेल गेट बस्ट, वो फट जाती है। उसके बाद ये मूव कर जाता है आरबीसी की तरफ। तो यहां पे अब हम अगली बात करेंगे, कहां मूव कर जाएगा, आरबीसी की तरफ। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर। तो लीवर में कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली। लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया है जो कि आपके बोर्ड में आ सकता है। उसके बाद सेल को बस्ट कर देता है और ब्लड में रिलीज कर देता है जो नए प्लाज्मोडियम बन गए हैं, ठीक है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। आरबीसी में भी वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली करता है। चलिए ये भी बहुत अच्छा हुआ कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, एसेक्सुअली लीवर में करेगा और एसेक्सुअली कहां पर करेगा, आरबीसी में करेगा। तो अगला टारगेट जो लीवर के बाद है सर प्लाज्मोडियम का, वो है आरबीसी। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर, अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट। मैं इसको मिटा देता हूं तो आप देख नहीं पाएंगे फिर वरना। इनफैक्ट न्यू आरबीसी, नई नई आरबीसी को इन्फेक्ट करता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यह सीखना है कि सेल जो बस्ट कर जाती है उससे जब आरबीसी बस्ट करती है तो एक केमिकल रिलीज होता है सर, उसका नाम है हीमोजुइन। मैं आगे चलता हूं, शायद हाँ आगे चलना ही पड़ेगा बॉस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं व्हेन आरबीसी गेट, एक मिनट पेन को चेंज कर लेते हैं जरा। आरबीसी जब क्या करती है बच्चे, बस्ट करती है, सो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजुइन। हीमोजुइन, हीमोजुइन केमिकल की वजह से क्या होता है, आपको साइकिल ऑफ फीवर, बुखार की साइकिल आती है हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, हर रात को आपको फीवर आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि आपकी आरबीसी बस्ट कर रही है, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसमें रिप्रोड्यूस कर रहा है और जो केमिकल रिलीज हो रहा है सर उसका नाम है हीमोजुइन। हीमोजुइन है, हीमोग्लोबिन नहीं है। वापस आ जाते हैं पीछे, कोई पॉइंट मिलेगा तो फिर आगे आके लिख लेंगे। ये बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। सेक्सुअल स्टेज जो होती है, सेक्सुअल स्टेज गैमीटोफाइट्स डेवलप इन आरबीसी। धीरे धीरे इसी डिवीजन के समय पे सेक्सुअल स्टेज डेवलप होती हैं जिनको गैमीटोसाइट कहते हैं, और वो क्या होती हैं, दो तरीके की होंगी, मेल और फीमेल। इसी समय पे क्या है, बहुत सारे ह्यूमन की बॉडी में ये साइकिल चल रही थी। एक दोबारा से मॉस्किटो आया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आया, उसने आपको बाइट करा, दोबारा से काटा। अब काटते समय दोनों काम साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं कि वो दोबारा से स्पोरोजोइट्स आपकी बॉडी में छोड़ दे विच वॉज द इन्फेक्टेड स्टेज, और दूसरा काम क्या हो सकता है सर, वहीं से कैरी कर ले गैमीटोसाइट को। मेल और फीमेल गैमीटोसाइट को अगर कैरी कर लिया, सो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमीटोसाइट विद द ब्लड मील। मील का मतलब होता है खाना, तो वो ब्लड के साथ जो है गैमीटोसाइट को ले जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द गैमीटोसाइट इन द नेक्स्ट केस, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। अब ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जो है इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन किस जगह होगा, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होगा सर ये फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन आपको बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने इवेंट है वो मॉस्किटो की बॉडी में हो रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो ह्यूमन की बॉडी में हो रहे हैं। तो सर प्लाज्मोडियम कैसा पैरासाइट है, डाइजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक है या ट्राइजेनेटिक है, कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको आता है। सो पैरासाइट कैसा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक और ट्राइजेनेटिक। आगे चलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और स्पोरोजोइट इंटेस्टाइन, गट का मतलब है इंटेस्टाइन, वहां से निकल के कहां स्टोर हो जाएंगे सर, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, वो भी किसकी,
किसकी सलाइवरी ग्लैंड में हो जाएंगे? मॉस्कीटो, हमारा जो मॉस्कीटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, जैसे ही ये मॉस्कीटो क्या करेगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो, जब ये दोबारा से किसी को बाइट करेगा, दोबारा से ये मच्छर किसी को काटेगा, तो उसकी बॉडी में ये क्या छोड़ देंगे? स्पोरोजोइड छोड़ देंगे एंड द साइकिल विल गो ऑन, रिपीटिशन में ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है सर। मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे। अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया। मलेरिया के बारे में आप जानते होंगे, मलेरिया के बारे में वैक्सीन नहीं बन पा रही, तो उसका कारण यही है कि भाई वैक्सीन आप तभी बना सकते हैं ना जब आप रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए बनाओगे वैक्सीन। चलिए आपने सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया, वैक्सीनेट कर दिया, अब ये जो मच्छर है ये दोबारा से भी तो डालेगा उसको, प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में। तो क्योंकि प्लाज्मोडियम वैनिश नहीं हो सकता क्योंकि डाइजेनेटिक है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि भाई पर्टिकुलरली इसका कोई बहुत गहरे लेवल पर, फिर लेवल और बढ़ जाएगा, मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बोर्ड का लेवल है, बोर्ड तक रहेंगे। अगला डायग्राम सर जो हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट डायग्राम, ये तो हमारा स्लाइड हो गया। नेक्स्ट डायग्राम यहां पर एंटीबॉडी का डायग्राम है। हर एक डायग्राम के साथ हम आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में या तो पूछ लिए गए हैं बोर्ड में या पूछे जाने बाकी हैं। सो यहां पर अब कुछ बातें करेंगे। जैसे पहली बात क्या करेंगे सर, क्या बातें करोगे? अबे वैसी बातें ना करेंगे तुम्हारे साथ, अभी बोर्ड की बात करेंगे। वैसी बातें करनी है तो आप मिलक में ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं, एनपीसी एजुकेशन हब के, जो बिलासपुर रोड पर है। यहां बैठ के आपके साथ बातें होंगी। वेरी गुड। सो यहां हमने बात करनी है एंटीबॉडी को लेकर के, कुछ क्वेश्चन एंटीबॉडी से तैयार कर लिए जाएं। एंटीबॉडी के बारे में पहले ये कहते हैं इनको प्रोड्यूस कौन करता है? सो प्रोड्यूस करता है इनको बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं सर? बी लिम्फोसाइट सेल, वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब कुछ बेहतर हो सकता है। बी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी को। ओके, सो एंटीबॉडी का सर केमिकल नेचर क्या होता है? सर इनका केमिकल नेचर होता है प्रोटीन। सो दीज आर दी प्रोटीन, बेसिकली ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं ये एंटीबॉडीज। अब बात करेंगे एंटीबॉडीज के टाइप की, जो बात मैं यहां आपके साथ करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दैट आई कैन गेट इट विद इट। यहां पर कितना है? एंटीबॉडी की बात करेंगे। सो एंटीबॉडी है हमारे पास 5 तरीके की, जो एनसीईआरटी हमको पढ़ाती है। कहती है IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ये 5 तरीके की एंटीबॉडी आपको पढ़ने को कहती है। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IG? बेसिकली हम एंटीबॉडी पढ़ के चले आए, IG अभी तक ससुरा दिमाग में नहीं जा रहा है। IG का अर्थ है सर इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इम्यूनोग्लोबिन के बाद आप बोलेंगे AGMDE, जो भी सामने दे रखा होगा। हर एक एंटीबॉडी से चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते कहां ठहर गए तुम? तो ठहरना नहीं है क्योंकि हमें लगातार चलते रहना है। यहां बात कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की। जैसे IgA के बारे में हम बात करें, इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहां मिलती है आपको? कलेस्ट्रम में मिलती है। दिस इज द मदर फर्स्ट मिल्क, यानी कि डिलीवरी के बाद जो मिल्क आता है फर्स्ट मिल्क, वो येलोइश कलर का होता है और कोलेस्ट्रम उसको बोलते हैं, वहां IgA मिलती है। व्हाट इज IgG? ये ऐसी एंटीबॉडी है, इकलौती एंटीबॉडी जो किसको क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो मदर इसको बेबी में डाल देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फीटल स्टेज में, जब वो यूट्रस में होता है मदर के। IgM के बारे में एक वर्ड मिलता है, दिस शोज दी एनेम्नेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स। एनेम्नेस्टिक वर्ड का मतलब क्या है? एनसीईआरटी का वर्ड बोल रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सफोर्ड का वर्ड निकाल रहे हो, परेशान मत होइए, आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। एनेम्नेस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि IgM के पास मेमोरी होती है। दे आर दी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। एक ग्राफ का क्वेश्चन जनरली आता है, ग्राफ में वो पहले एक ग्राफ दे रखा होगा जो धीरे धीरे से ऊपर गया और उसकी पीक बहुत ज्यादा हाई नहीं है। एक बार दूसरा ग्राफ उसी में दे रखा होगा, दूसरा कर्व दे रखा होगा जिसकी पीक ज्यादा है। तो जिसकी पीक कम है वो है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, और वो किसकी वजह से आया? IgG की वजह से आ सकता। लेकिन दूसरा वाला जो कर्व आएगा जिसकी पीक, जिसकी चोटी बहुत ऊंची है, वो हमेशा IgM होता है। ठीक है बच्चे, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स उसको कहते हैं। अब IgE से रिलेटेड बात कर लीजिए। दिस एंटीबॉडी इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड हेल्प इन द एलर्जी। एलर्जिक रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी यूज होती है वो कौन सी होती है? IgE यूज होती है। आगे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अगली बात करने को है डायग्राम में। सो डायग्राम में बहुत ज्यादा बात है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब लिख रखा है। एंटीबॉडी का एक डायग्राम है। सबसे पहले समझिए, एंटीबॉडी में 2 तो होती हैं हैवी चेन, है ना, देयर आर 2 हैवी चेन, और 2 ही क्या होंगी सर? लाइट चेन होंगी। यहां पर
दो हैवी चेन होंगी और दो क्या होंगी, लाइट चेन होंगी। लाइट का मतलब ये देख पा रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी छोटी छोटी की बात चल रही है, ये वाली, ये है लाइट चेन। अब बात कर ले अगर हैवी चेन की, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हैवी चेन है आपके पास, ये लंबी सी जो है ये हैवी चेन हो गई है, गेटिंग। अब इसके बीच में यहां पर देख रहे हैं आप खांचे सा देख पा रहे होंगे, ये खाली सी जगह, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन बाइंडिंग साइड। सर व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई भी फॉरेन पैथोजन हो सकता है। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको किल करना काम है एंटीबॉडी का, तो वो इसमें फंसा लेती है, ऐसे करके फंसा लिया, मारा एंटीबॉडी बहुत खींच खींच के, समझ रहे हो, वेरी गुड। आगे चलेंगे, ये एस एस क्या लिखा है सर? दीज आर दी डाइसल्फाइड लिंकेज और दी बॉन्ड। तो यहां पर डाइसल्फाइड लिंकेज या फिर बॉन्ड ये रहते हैं। So this was the structure of antibody. I hope you liked it. If you liked it, then like the video also. इससे क्या होता है, हमको लगता है कि जो चीज़ दे रहे हैं वो किसी के हेल्प के लिए है, किसी को हेल्प कर रही है। सो अगली बार बेहतर हम कर पाते हैं। ये आप देख लीजिए एक बार डायग्राम, और मैं हट जाता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट जैसी कोई बात हो तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। यहाँ हमसे बात की गई है किसको, एड्स को लेकर के, एड्स के वायरस को, एचआईवी को लेकर के बात की गई है कि एचआईवी किस तरीके से स्प्रेड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम दोबारा से कुछ पॉइंट लेंगे जैसा कि हम लेते आ रहे हैं हर डायग्राम में। सो एड्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सो फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम? देखिए बेटा, बीमारी नहीं है, गुच्छा है बीमारियों का, समझ रहे हैं, बुझा रहा है। सिंड्रोम क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ डिजीज, सिंड्रोम इज नॉट द डिजीज, गेट इट क्लियर। सो एड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस जो रिपोर्ट हुआ सर, वो रिपोर्ट कब हुआ? सो वो केस रिपोर्ट हुआ सर 19, अरे ये तो दिख ही ना रिया, रुक जाइए भैया, पेन बदल ले, दिख ना रहो। 1981 में सर फर्स्ट केस इसका रिपोर्ट हुआ, फर्स्ट केस रिपोर्टेड, ओके, गेटिंग इट। दूसरी चीज जो पूछता है सर, वो पूछता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी कि कितने समय में ये दिखाई देता है। इसके सिम्टम नहीं आते हैं सर, इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसके सिम्टम जल्दी नहीं आते। इसके सिम्टम को आने में सर कितना टाइम लग जाता होगा? फिर भी सर जी इसको लग जाते हैं 15 to 20 ईयर्स। तो एड्स के सिम्टम आने में 15 to 20 ईयर्स। और फिर यहाँ पर एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा, वो सही बैठता है, अब पछताए का होवत जब चुड़िया चुग गई खेत। तो जब चुड़ियों ने खेत को चुग लिया है, उसके बाद अगर आप ध्यान दें, बोले अरे हम तो बीज हमारे सब चुन गए, तो कोई फर्क नहीं मिलता पड़ता है। क्यों? क्योंकि 15-20 साल में वो वायरस आपकी बॉडी पे पकड़ बना चुका होता है। एड्स को कॉज करने के लिए सर कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो पहले बात करते हैं ग्रुप ऑफ वायरस कौन सा होगा। ग्रुप का नाम क्या है बच्चे? सो सर यहाँ पर ग्रुप ऑफ वायरस, यानी वायरस के ग्रुप का नाम क्या है? तो वो नाम है सर रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस ग्रुप का नाम है। और इसका जो इंडिविजुअल जिससे होता है एड्स, ये जो इसका मेंबर है इस ग्रुप का, उसका नाम है एचआईवी। बच्चों को लगता है एचआईवी बीमारी, अब बीमारी नहीं है, बीमार हो तुम। एचआईवी वायरस का नाम है, बीमारी का नहीं है। बीमारी जो है वो एक सिंड्रोम है, एड्स। एचआईवी की फुल फॉर्म भी बता देते सर, लगे हाथों जब इतना कर दिया है तो ये भी कर ही दो। लो कर दिया, लो मान लिया हमने कि बता देंगे तुमको। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। So this is the virus which is responsible for AIDS। अब बात करते हैं कि सर HIV जो होता है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है क्या RNA होता है? तो सर इसके पास होता RNA। ये भी दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इसके पास RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आ जाते हैं डायग्राम पे, ये तो साइड की बातें निबट गई। रेट्रोवायरस यहां पे लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसके पास है वायरल RNA कोर। वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। वायरस क्या करता है? नॉर्मल सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। और ये हमारी जो सेल दे रखी है, ये है नॉर्मल सेल, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल। तो यहां पर सेल जो है वो ये बड़ी सी दे रखी है, इसके अंदर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। सो वायरस क्या करता है? उसकी प्रोटीन कोड तो अंदर जाती नहीं है, वो अपने वायरल डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देता है सेल के भीतर अंदर। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? सर जी हुण मैं की सर जी क्यों होगा? अरे रुक जाओ भैया, करवा देंगे, एकदम परेशान कर दिया। देखिए, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो व्हाट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हियर? इट इज द नेम ऑफ एंजाइम।
ये एक एंजाइम का नाम है बच्चे। एक तो ये कलर ऐसे हो जाते हैं, इस पर क्या कौन से कलर से लिखे हैं जो दिख जा, दिख रहा बेटे? अब बताओगे कैसे, वो तो वीडियो में पता चलेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और यहाँ जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, बताओ जरा, पढ़े लिखे लोग वो बताओ। डीएनए से आरएनए क्या कहलाता? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आप इस वाली बीमारी में क्या कर रहे हो, आप इस वाली बीमारी में चिंगी पोंगी कर रहे हो, मतलब आरएनए से बना रहे हो डीएनए, उल्टा खेल खेल रहे हो। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम लगेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। ये जो वायरल डीएनए है, अब जो बन गया, आरएनए से डीएनए बन चुका, ये होस्ट के जीनोम में यानी डीएनए में करता है एंटर और उसमें इंटरफेयर करता है। अब होस्ट जो सेल है एनिमल सेल, उससे डीएनए की डीएनए कॉपी बना रहा होगा, फटाफट चल लिया होगा। डीएनए पॉलीमरेज लगा पड़ा दिन और रात। डीएनए पॉलीमरेज आंख खोल के देखता ही ना है कि कौन सा डीएनए, वो तो वायरल का भी डीएनए बना देगा, खींचातानी शुरू। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो रेप्लिकेशन से पहले डीएनए बन जाता है वायरस का, फिर आरएनए बन जाता है। अब ये जो आरएनए है, उस कहानी तो यही आ गई ना, ये रहा वायरल आरएनए। यही आरएनए नई नई सेल को क्या करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है और नए वायरस प्रोड्यूस करता रहता है। ये दे रखे हैं 1 2 3 4। न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। जो नया वायरस तैयार हुआ प्रोटीन कोट लगा करके, आरएनए तो अंदर तैयार हो गया वायरल आरएनए, उस पर प्रोटीन कोट लगते एक नया वायरस तैयार हो गया और ये नया वायरस अब तैयार है किसको अफेक्ट करने के लिए, किसी नई सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। 2 क्वेश्चन जो यहां पर मैं अलग से लूंगा अगली स्लाइड पर, वो ये है सर, ये बात चल रही थी एड्स से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड यहां पर बात चल रही थी। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ लूंगा सर। एक तो ये कि जो एचआईवी है वो सबसे पहले इन्फेक्ट किसको करता है, तो वो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफाजिस को, मैक्रोफाजिस सेल को इन्फेक्ट करता है, गेटिंग। उसके बाद ये किसको इन्फेक्ट करता है सर, उसके बाद ये इन्फेक्ट करता है टीएच सेल्स को। सो व्हाट इज टीएच सेल, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला नंबर किसका आएगा, मैक्रोफेज का आएगा और उसके बाद किसको इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लेते जाइए, क्या पता कभी काम आ जाए। प्रोटीन, सॉरी इसको कहते हैं फैक्ट्री, बोलते हैं हम वायरल फैक्ट्री, एचआईवी फैक्ट्री कह सकता हूं ऑफ बॉडी। मैक्रोफाजिस को एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस कर रही होती है, विच आर एबल टू इन्फेक्ट द न्यू सेल, जो नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब डायग्राम पे आते हैं, नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने आ गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है भैया। बात चल रही है मॉर्फिन की। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दे रखा है सर। मॉर्फिन क्या होती है, मॉर्फिन एक स्टिमुलेटर होता है। ऑल्दो मॉर्फिन बहुत सारे मेडिकल यूज में आती है, लेकिन जब हम किसी भी ड्रग या केमिकल को मेडिसिनल बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के लेते हैं तो फिर वो क्या बनता है, एडिक्शन का कारण बनता है। तो मॉर्फिन क्या है, एक स्टिमुलेटर है। और मॉर्फिन किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ओपियोइड्स ग्रुप को बिलोंग करता है। आप जानते हो ड्रग के 3 ग्रुप हमें पढ़ाए जा रहे हैं बोर्ड में, एक तो ओपियोइड्स, द सेकंड वन इज कैनाबिनॉइड्स एंड द थर्ड वन इज कोका एल्केलॉइड। तो अभी हम किस चैप्टर पे आ गए हैं, हम उसी चैप्टर पे ह्यूमन हेल्थ वाले पे हैं, लेकिन हम अल्कोहल की तरफ आ गए, यानी कि अल्कोहल और ड्रग की तरफ आ गए। अगला है ओपियम पॉपी। इसको गौर से देख लीजिए, बट डायग्राम देख लीजिए। ओपियम पॉपी इसको कहते हैं और इसका नाम सर दूसरा क्या है, इसका नाम साइंटिफिक हो जाएगा, व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम पेपेबर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम। सो ये पेपेबर सोमनीफेरम किसकी बात चल रही है बच्चा, ये चल रही ओपियम पॉपी की बात चल रही है। आगे चलेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कैनाबिनॉइड। ये क्वेश्चन हम एक बार देख चुके हैं सैंपल पेपर में, तो इस फोटो को देख लीजिए। एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे गिन लो कि भाई 1 2 3 4 4 कोने यहाँ थे, ये वाला खुला हुआ था, 2 साइकिल, एक साइकिल बीच में, ऊपर OH लगा था। ऐसे थोड़ा सा 1 2 बार अपने माइंड में एक इमेज बिल्ड कर लीजिए, आगे हेल्प कर जाएगी। अगली बात जो हम करेंगे, ये डायग्राम में थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूं, नीचे से विजिबल हो। ये है कैनाबिस सटाइवा, ये है कैनाबिस सटाइवा का फोटो, ये रहा, ये कैनाबिस सटाइवा है सर। ये लीफ का इसके डायग्राम दे रखा है। सो दिस इज द कैनाबिस। इससे पहले वाला ओपियम पॉपी। अब आएगा धतूरा, हम धतूरा भी देखेंगे। सो दिस इज द धतूरा बेसिकली।
ये धतूरा की बात चल रही है ना। भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं वो ये शायद जानते हो। आगे हम लोग चलते हैं। ये टेबल आपके सिलेबस से कट हो चुका है क्योंकि ये चैप्टर ही कट हो गया। अब बात आती है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी पर यहाँ पर आपको जो फोटो दे रखी है सर वो किसकी दे रखी है, मैं पढ़ूंगा, आप आराम से देखें। कह रहे हैं अ टिपिकल अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सर ये डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, शोइंग द माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 एंड लेन 4। यहां पर लेन 1 में ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन। कह रहे हैं ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अनडाइजेस्टेड डीएनए, क्योंकि बेटा ये अनडाइजेस्टेड नहीं होता तो क्या होता, डाइजेस्टेड होता। डाइजेस्टेड और का मतलब है यहाँ पे ब्रेक करा हुआ नहीं है डीएनए, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करा, डीएनए को काटा नहीं है। अगर इसको काट दिया होता तो ये भी सेपरेट हो गया होता, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता, पर नहीं हो रहा है। सो पूछ सकता है, ये कितनी छोटी सी बात है लेकिन क्वेश्चन बना दे तो हम फंस जाएंगे। ये होते हैं वेल, ये जो देख रखे हैं 4, ये होते हैं वेल। वेल हाँ वही कुएं वाले बैल, नहीं गाय भैंस वाले नहीं, कुएं वाले बैल। इसमें क्या हम लोड करते हैं, इसमें हम डीएनए का सैंपल लोड करते हैं। लेन 2 और 4 हमको क्या दिखा रहा है, 2, 3, 4। यहां पर अपने साइज के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। बेसिकली दिस इज अ टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये भी बता रखा है कि जो बड़े सेगमेंट होंगे, डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े होंगे, वो कहां रह जाएंगे, शुरुआत में रह जाएंगे। और जो बाद की बात है वो है स्मॉलेस्ट, यानी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो स्मॉलेस्ट हैं वो आगे की तरफ चले जाएंगे। दीज आर दी डीएनए बैंड्स। अक्सर हम ऑफलाइन क्लास में भी इसका एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग टॉम जेरी देखते हैं, टॉम एंड जेरी, किसी ने देखा हो कभी? वहां पर एक एपिसोड आता है, उसमें ना एक चीज दे रखा होता है, चीज, और उसमें से वो जो छोटा वाला है चूहा, उसका क्या नाम है, जेरी, और बड़ा वाला बिल्ला टॉम। तो जब टॉम किसके पीछे पड़ा है, चूहे के पीछे पड़ा है, जेरी के पीछे, तो जेरी उस पनीर में घुस जाता है, चीज में एंटर मार जाता है। अब चीज में होते हैं अंदर होल, तो वो होल में होता है वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। तो जिस तरीके से वो होल है अंदर, कुछ ऐसा ही मानिए यहां पर जो जेल आप लेते हैं ये एगारोस जेल होता है। और एगारोस जेल की एक खास बात है, सर जी और कोई जेल क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि एगारोस जेल क्या शो करता है सर, सीविंग इफेक्ट शो करता है। एगारोस जेल क्या शो करता है सर, सीविंग इफेक्ट। सर सीविंग इफेक्ट मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई क्यों नहीं आया, सीव का मतलब होता है छन्नी, कोई चीज को छानने वाला। सो सीविंग इफेक्ट का मतलब है कि कुछ कुछ चीजें निकल जाएंगी इसमें से, कुछ कुछ चीजें फंस जाएंगी। तो जो छोटे टुकड़े थे वो आगे निकल गए, जो बड़े टुकड़े थे वो पीछे फंस गए, वो आगे तक ना चल सके। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट भी जोड़ते हैं। भैया सर्किट का भी इंतजाम रहता है हमारे पास, और वो कैसा रहता है कि यहां पर हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव पार्ट बनाते हैं, यानी कैथोड बना देते हैं। और जबकि दूसरी वाली साइड हम क्या बनाते हैं सर, हम इस वाली साइड जो है यहां से कनेक्शन लेते हैं, इसको पॉजिटिव यानी एनोड बनाते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है सर, हमने ऐसा क्यों किया है, इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा, जरा आप थोड़ा सा वेट करें, मैं बैटरी यहां पर बना दूं। तो ये रही आपकी बात, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये बैटरी लगा दी। सर ऐसा इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। और निगेटिवली चार्ज होने की वजह से अगर मैं यहीं पर निगेटिव चार्ज ले लूं तो रिपल्शन होगा डीएनए में, उधर पॉजिटिव लूंगा तो वो निगेटिव चार्ज इस पर है इस समय, देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये खींचता है। अगर मैंने ये सर्किट बंद नहीं किया, कुछ समय बाद यहां पर मान लो की लगी हुई है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, अगर बंद नहीं करा तो बेटे ये सारे का सारा डीएनए निकल के यहां नीचे आ जाएगा बफर में, समझ रहे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जैसे ही डीएनए स्टैंड थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, लास्ट स्टैंड थोड़ा मूव करे, हम इस सर्किट को ऑफ कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, या सर्किट को ओपन कर देते हैं। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है, ओपन कर देते हैं सर्किट को। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करने के बाद ही डीएनए स्टैंड आपको दिख सकते हैं। स्टेनिंग किससे की जाती है सर, तो इथिडियम ब्रोमाइड से की जाती है। इथिडियम ब्रोमाइड हमारे पास जो केमिकल है उससे क्या किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है। उसके बाद हम इसको किस में देखते हैं, यूवी रेडिएशन में देखते हैं। अब यूवी रेडिएशन में ये हमें कैसे दिखाई देते हैं सर, सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, और होना भी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा। सो यहाँ पर, अरे बहुत बेकार कलर हाथ लग गया बे, जीवन नष्ट हुआ जा रहा है, देखेंगे इधर।
किस कलर के दिखाई देते हैं सर? तो ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो दिखाई देंगे। किस कलर के? ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ये इससे रिलेटेड बात थी। अब ऐसे तो पूरा चैप्टर ही कह दें तो कम रहेगा, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ रखा है तो हमने वो कंप्लीट ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में वीडियो देख लें, एज यू विश। 1 मिनट रुकेंगे जरा, ये वाली बात अब हो जानी जरूरी। ये डायग्राम आपको दिखाता है एक वेक्टर। वेक्टर के बारे में हमने आपसे अभी इसी लेक्चर में पीछे कहा कि वेक्टर का काम है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सो अब ये वेक्टर क्या करता है? ये वाला कौन सा वेक्टर है? पहले तो करेगा तो बाद में। ये वेक्टर सर इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है। इसका नाम है सर PBR322 और ये रेस्ट्रिक्शन साइट वगैरह दिखा रहा है। कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट दे रखी है, हिंद थर्ड की, इको R1 की, वाम H1 की, सेल 1 की, PBU सेकंड, PST1, क्ला 1, और आई। इन सब वर्ड के जो मीनिंग है वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर लेना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो पूछी गई है, कभी कहते हैं कि PBR322 जो है 322 PBR322 जो है वो क्या है? सो इट इज अ मॉडिफाइड वेक्टर। ये नेचुरली अकर नहीं हुआ है, नेचर से जो निकला उसमें मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया गया। अब इसको बनाया किसने? उन्हीं के नाम पर इसका नाम PBR322 पड़ा है सर। इसको किसने बनाया? इसको बनाया था वॉलिबर एंड रॉड्रीगुइज ने। वॉलिबर एंड रॉड्रीगुइज ने। इसी वजह से ये वाला B और R लगा, P फॉर प्लाज्मिड। अरे भाई मजा आ गया क्या? देखो कुछ चेहरे खिल गए। अरे बोले जे था, जिंदगी खराब हो गई, पता ही नहीं चला भाई, बहुत समय बिता दिए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो P का मतलब है सर प्लाज्मोडियम, वो सॉरी प्लाज्मिड, माफ कीजिएगा, प्लाज्मिड। और B का मतलब है बॉलिबर, और बॉलिबर और R का मतलब क्या है सर? रॉड्रीगुइज है। 322 का मतलब क्या है? कुछ लोग पूछ रहे हैं, मुझे आवाज आ जाती है, ऐसा नहीं है। 322 आपके लेवल से ऊपर की बात है, वहां आप डिस्कशन ना करें तो बेहतर है। ये इन्होंने अपना एक कोड बना रखा है, क्या चीजें इसमें ऐड की गई, कैसे इसको बनाया गया। सो PBR से रिलेटेड पूछा गया जब भी पूछा गया। आगे अब चल रहे हैं कि कुछ चीजों के नाम सर ले लेने थोड़े से महत्वपूर्ण हमें लगते हैं। जैसे पहली बात है सर ओराई क्या है? तो आप इसको पढ़ के आए हैं बच्चा, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Origin of replication is the meaning of ORI. सर what is the meaning of ROP? ROP का मतलब क्या है सर? तो रेप्लिकेशन प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये पर्टिकुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल। अरे लो सुन लो, फिर एक तो ये है कि हम कह दें तो फिर कहना पड़ती है, रुक रहे नहीं जाते। आप ऐसे समझिए ये कि इकोलाई है तो इसके पास 2 तरीके का डीएनए है सर। ये तो इसका जीनोम हो गया और ये हो गया प्लाज्मिड। इसीलिए ये तो क्रोमोसोम मान सकते हो, इसको क्रोमोसोम मान सकते हो। हालांकि अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो बेटा क्रोमोसोम तो नहीं है, ये हमें ही पता है ये बात, पर इसको क्रोमोसोमल डीएनए मान लो थोड़ी देर के लिए, एक्चुअल डीएनए मान लो इसका। तो ये क्या कहलाएगा फिर? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसीलिए प्लाज्मिड की डेफिनेशन जब भी आप पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वर्ड आता है, सर्कुलर जनरली होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास यहां हम देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है? अरे भाई नींद तो नहीं आ रही है आपको, आनी भी नहीं चाहिए, बोर्ड आप देने वाले हैं, बोर्ड आपका आने वाला है, तो आप ध्यान से देखते चले। एम्पिसिलिन की बात कर रहे हैं। ये क्या है सर? ये एम्पिसिलिन है सर। ये एम्पिसिलिन का क्या काम है बच्चे? ये सिलेक्टिबल मार्कर होते हैं। यहाँ 2 सिलेक्टिबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मैं इस बात को नीचे भी लिखूंगा ताकि ये डायग्राम जब भी आप पढ़ें, भले ही आप पूरी वीडियो ना देख रहे हो, लेकिन जितनी भी देख लो आपके मन में ये रहे कि अरे एक डायग्राम पढ़ा था और क्या जबरदस्त पढ़ लिया भाई, मतलब उत्तम। सिलेक्टिबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर, जहां से हम सिलेक्शन करते हैं कि भाई कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो सिलेक्टेबल मार्कर सर यहाँ 2 होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मैं दोनों के लिए नीचे ही साथ में लिख दूंगा सर। मैं लिख रहा हूं यहां पर रेजिस्टेंट जीन, यानी कि जब तक इस प्लाज्मिड के पास, जब तक है जान, जब तक इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन है, ये जीन है, तब तक एम्पिसिलिन इसको ग्रो करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा एम्पिसिलिन के अगेंस्ट।
एम्पिसिलिन से क्या कहा, हट बे चल बे पल्लंग को हट। टेट्रासाइक्लिन जब तक प्रेजेंट है ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर सकता, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्लाज्मिड पड़ा है वो भी टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर सकता है। लेकिन जब आप जीन एंटर कराते हो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, तो इसमें से किसी एक को क्या करते हैं हम, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए वाम H1 साइट से हमने वाम H1 से इसको कट करवा लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, यहां डीएनए जुड़वा लिया, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो बचेगा नहीं, ये क्या रेजिस्टेंट बचेगा, सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट बचेगा, क्योंकि वो डीएनए हिंडर नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, इंटरप्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से एक प्रोसेस होती है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्टेबल मार्कर के बेस पर ही होती है। वो यूज होती है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। अरे भैया हम आरडीएनए बनाए हैं, हमने किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक करा, बनाया, उसके अंदर ये डाला, तो पता भी तो चले कि सबने लिया कि नहीं लिया। तो वहां पे हमें सेपरेट करना होता है, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म अलग करने हैं जिनके पास हमारा जो आरडीएनए वो पहुंच गया, और कुछ ऐसे होंगे जिन पर आरडीएनए नहीं पहुंचेगा, जिनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, और जिनमें आरडीएनए पहुंच गया उनको ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। इन दोनों को अलग करना बड़ा जरूरी है, उसके लिए इस्तेमाल होती है ये बात। अगला, इसमें और बाकी कुछ बचता नहीं है सर, ये सब जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है, यहां पे पता चलता है इको R1 का, जैसे आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि भाई किसी एंजाइम को नाम कैसे देते हैं, लो छिड़ गई है बात तो कही देते हैं। जैसे ये है इको R1, तो अब इसका नाम कैसे दिया गया होगा, तो इसमें जो पहला लेटर है वो किससे आएगा, जीनस से। यहां जो जीनस है उसको क्या कहा गया, एस्चेरिशिया। एस्चेरिशिया। ये वाला जो CO आया ये किससे आया, स्पीसीज से, और स्पीसीज क्या थी सर, कोलाए। छोटा सी लिखना पड़ेगा भाई, स्पीसीज है तो कोलाए। उसके बाद R की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका स्ट्रेन, और फर्स्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर इन विच पर्टिकुलर एंजाइम वॉज एक्सट्रैक्टेड, निकाला गया था पर्टिकुलर एंजाइम, उसकी बात यहां पर हो जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम देते हैं। आगे चलेंगे, ये आ गया, ये हमको दिखा रखी है स्पूलिंग। स्पूलिंग मतलब डीएनए सेपरेट आउट। आप अपने स्कूल में अभी प्रैक्टिकल या तो दे चुके हैं, मेरा ख्याल है कि लगभग सब लोग दे चुके हैं, नहीं दिए हैं तो 1-2 दिन में होगा आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। तो वहाँ हम बनाना से, स्पिनिच लीफ से, ऐसी चीज़ों से हम क्या करते हैं, डीएनए सेपरेट आउट करते हैं। यहाँ मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। असल में ये प्रोसेस जो है उसको देख लीजिए, ये दे रखा है स्पूलिंग, ये प्रोसेस है, ये आ गई देखो स्पूलिंग, डीएनए को सेपरेट आउट करना। और यहाँ पे जो 2 बात मैं कहूँगा वो 2 बात ये रहेंगी सर, क्या रहेगी, डीएनए सेपरेट आउट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है, लास्ट में जो ऐड करते हैं उसी से डीएनए क्या होगा, सेपरेट आउट होगा। हालांकि बहुत सारे रिएजेंट पहले भी डालेंगे हम, ठीक है, एंजाइम वगैरह सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, पर वो लंबी बात हो जाएगी। आगे चलते हैं इस डायग्राम। सो दिस इज द अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। ये एक और एक इंपॉर्टेंट मिल गए भाई साहब हमारे, फिर ये बंधु चिंगी पोंगी। ये है सर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होती क्या होती है सर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आप क्या करते हैं, वी प्रिपेयर डीएनए कॉपी, वी प्रिपेयर मैनी कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए, वी प्रिपेयर मैनी कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए। डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं हम, किससे, पीसीआर से। 3 स्टेप इसमें होते हैं मेनली। 3 स्टेप सर कौन कौन से होते हैं, पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग, इट इज द एडिशन ऑफ प्राइमर, और तीसरा है एक्सटेंशन की भाई अब उसको बढ़ावा दे दीजिए। ये डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, कह रहा है कि पहले ये जो डीएनए स्ट्रैंड था इसको हीट करा, गर्म करा, जिससे क्या हुआ, जो अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो अलग हो गए। अलग होने के बाद आपने प्राइमर जोड़ दिया है, किसके, इस प्रोसेस को क्या कहा है, एनेलिंग। प्राइमर क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी ऐसे समझो थोड़ा सा आसान भाषा में, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस है तो 4-6 नाइट्रोजनस बेसिस का एक साथ में ग्रुप, उसको जब हमने यहाँ पे लगवा दिया एक बार, उसके बाद जब इस पे काम करेगा कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो वो पूरा स्टैंड बना के तैयार कर देगा आपके लिए, और इसी बनाने को कहते हैं हम एक्सटेंशन। अब एक आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, ये
यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज है सर वो अलग प्रकार का है, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। सर जी इसका नाम टैक क्यों पड़ा, इसका नाम झुनझुन झुनझुन क्यों नहीं पड़ गया? हाँ जी, झुनझुन झुनझुन क्यों नहीं पड़ गया? क्योंकि इसको निकाला गया है बच्चे थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। इसको निकाला गया कहाँ से? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। तो इसी वजह से यहाँ से टी चुरा लिया है यहाँ से, और यहाँ से क्या चुराया? ए चुराया, ये बन गया टैक पॉलीमरेज। तो थर्मस एक्वाटिकस से ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये बेटे हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने में हेल्पफुल है। ये बैक्टीरिया ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पाया जाता है, तो ये जो इसके अंदर एंजाइम है ये भी क्या करेगा? ज्यादा टेम्परेचर झेल पाएगा। और हमें तो टेम्परेचर ज्यादा करना ही पड़ेगा ना डीनेचुरेशन करने के लिए, अलग करने के लिए इस प्रोसेस में। तो ऐसे कोई ऐरा गहरा नत्थू वैरा अगर पॉलीमरेज पकड़ लाते, पता चली टेम्परेचर बढ़ा है, एंजाइम लुढ़क गए। और जब एंजाइम लुढ़क गए तो पीसीआर करेगा कौन भाई? हम नहीं कर पाएंगे, साफ बात है। इसीलिए हमने क्या किया है, ऐसा पॉलीमरेज लिया। सो ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गया आपके लिए। अब हम अगले डायग्राम पे चलेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ऐसा मेरी कोशिश है। मेन बात करेंगे। सो दिस इज द इंसुलिन। इंसुलिन से रिलेटेड बहुत बढ़िया बात है, डिट्टो डायग्राम छपा हुआ देख चुके हैं सैंपल पेपर में। वहां पे पूछा गया था ये नीचे वाली जो चेन है ये क्या है, तो बच्चे इसको पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, ए बी, भाई ये सी है, ये अलग हो गई। फर्क समझिए, ये है प्रो इंसुलिन, दिस इज इनएक्टिव 1, ये इनएक्टिव स्टेज में है। जब इसमें से सी वाली जो पेप्टाइड है, चेन है अमाइनो एसिड की, उसे निकाल देते हैं, तो जब उसमें बचती है सिर्फ ए, ये है ए, ये है बी, और यहां पर जो बॉन्ड है इनको कहा गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जब ये जुड़ी हुई होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योर इंसुलिन कहते हैं। ये इतना मैच्योर, कलर बदलते हैं, कलर बदल लो, पेन का कलर बदल लो, मैच्योर इंसुलिन। हाँ पता है हमको, बहुत बेसुरा गा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मैच्योर इंसुलिन। सो प्रो इंसुलिन में, इनएक्टिव में और मैच्योर इंसुलिन में, यानी कि जो एक्टिव होती है, इसमें क्या फर्क है वो आपके सामने है। यानी कि जब आप क्या करते हैं, इसको सी वाली पेप्टाइड चेन को हटा देते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है। एक कंपनी थी 1983 में, अब यही तो है, अब दिल में आ जाता है तो आप लोगों को बताए बिना रह नहीं पाते हैं। एक कंपनी 1983 में इलीलिली, हाँ इलीलिली, ऐसा लग रहा है फोन आ रहे हो, इलीलिली 1983 में इलीलिली कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है साथियों। तो इसने क्या किया, इस कंपनी ने बनाई थी इंसुलिन। इसने सबसे पहले इंसुलिन प्रिपेयर की है। इससे पहले तक इंसुलिन कहां से निकाली जाती थी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इंसुलिन निकाली जाती थी स्लाउटर्ड एनिमल से, जो बूचड़ खाने में जा रहे हैं, जो कटने जा रहे हैं, उनके पैनक्रियास से निकाल लेते थे। अब देखा ये कि जब वो इंसुलिन लगाई तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो गई। अब जब एलर्जी हो गई तो समस्या बढ़ने लगी, भाई ऐसी इंसुलिन कौन लेगा जिसको एलर्जी हो जाए। तो हमें फिर क्या जरूरत पड़ गई, हमें फिर थोड़ी सी टेक्निकल काम की जरूरत पड़ गई, बायोटेक का हमने सहारा लेकर के इसको बना लिया। बस ये बात थी भाई, ये देख लीजिए आप। चले आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम है, ये भी हमारे किसी मतलब का नहीं है क्योंकि ये कट चुका है। भाई हमने जो है डायग्राम सारे ले रखे थे एनसीईआरटी के, ये भी नहीं है। ये हमारे काम की थोड़ी बात हो सकती है, इस पर डिस्कशन कर लें, बिकॉज पॉपुलेशन तो हमारे सिलेबस में आ रहा है। पॉपुलेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं, वो क्या कह रही है। ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन है सर एज पिरामिड का। ये कौन से पिरामिड है? एज पिरामिड। इसमें से विजिबल है, ठीक है। इसमें से ये वाला है एक्सपेंडिंग, क्योंकि ये नीचे की तरफ फैल रहा है। ये है स्टेबल, ना फैल रहा है। स्टेबल देखा गया इससे, ये वाली बाउंड्री, ये दो कलर से देखा गया स्टेबल। डिक्लाइनिंग फिर से दो कलर देखे तो यहां से घटा है नीचे को, जबकि यहां क्या हुआ है साथियों, बड़ा है, फैला है। इसमें जो तीन कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव ब्लू वाले, और येलो वाले क्या? प्री रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव स्टेज से बाहर निकल चुके हैं, जो हमारे बूढ़े हो गए। रिप्रोडक्टिव का मतलब है जो अभी एक्टिव है, जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, जो नई जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। और प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है जो अभी रिप्रोडक्टिव वाली एज में नहीं पहुंचे हैं, अभी ये जुवेनाइल स्टेज में, यानी कि अभी इन पे प्यूबर्टी आना बाकी है। आप देखिए ना, जो अभी बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं उनसे ज्यादा तैयार बैठे हैं करने को, मतलब प्यूबर्टी अचीव करने को। तो क्या होगा, पॉपुलेशन फैलेगी, एक्सपेंड करेगी। यहां देखिए जितने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इससे पहले वाले भी लगभग उतने ही हैं, तो स्टेबल बात हो गई, यहां पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी नहीं। अगली बात करेंगे अगर हम डिक्लाइनिंग की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो जो नए तैयार हो रहे हैं वो इस समय जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है उनसे भी कम है। यानी आगे चल के रिप्रोडक्शन करने वाले लोग बहुत थोड़े बचेंगे। अगर मैं कंट्री वाइज देखूं तो सर ये जापान की स्थिति है।
जबकि एक्सपेंडिंग में कौन आता है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया। हालांकि चाइना का डेमोग्राफ अब बदला है, चाइना और इंडिया की बात कर ले वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो यूरोप कंट्रीज हैं वो हमारे स्टेबल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। अब अगला डायग्राम जो हमारे पास है ऑलमोस्ट डन की तरफ है, हम बहुत ज़्यादा अब बचा नहीं है इसमें। तो ये डायग्राम आपके काम का है, क्यों? क्योंकि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दिखाया, और मैं कहता हूं काम का नहीं, बहुत काम का, स्टार लगा लो। यहां दो कर्व दिखाए, एक तो क्या रखा है, ए वाला कर्व जो एक्सपोनेंशियल है, और बी वाला कर्व जो कैसा है, लॉगिस्टिक है, ठीक है भाई, दो होते हैं। अब मैं एक तरफ लॉगिस्टिक लिखूंगा, एक तरफ एक्सपोनेंशियल लिखूंगा, और अपनी बात कह के खत्म करूंगा। पेन दे दो भैया, पेन हमारे लिए, ठीक है, पेन मिल गया। सर एक कर्व कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक कर्व कैसा है सर, एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में एक बात समझ लीजिएगा, ये कर्व कब आता है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो, नो और फ्यूअर कंपटीशन, ठीक है। यहां पर जो कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जे शेप्ड कर्व मिलेगा। अरे पूरा डिफरेंस बिटवीन करा दिया हमने आपको, और क्या, डायग्राम के चक्कर में देखो ना। अब इसका फॉर्मूला ले लो, तो फॉर्मूला क्या है, dn/dt इक्वल्स टू rn। चार बातों पे बात बन गई। यानी ये वाला जो ए वाला है ये किसका हो गया, देख पा रहे हैं इस पे, ये वाला जो ए वाला है ये किसका कर्व हो गया, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। ये जीसी का मतलब है ग्रोथ कर्व, बेटे परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं, जीसी का मतलब ग्रोथ कर्व। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, जो बी वाला है ये है लॉगिस्टिक। लॉगिस्टिक से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं हम। लॉगिस्टिक पॉपुलेशन, लॉगिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, लॉगिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अरे कितना चला गया पेन भाई, ओए मैं की ओए तेरी ओए, चला गया पेन। चलिए अब आ जाइए इधर की तरफ। तो ये कब होगा, ये कर्व जब आता है तब आता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हों, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसी भी नीश में या इकोसिस्टम में। दूसरी बात आती है कि इसका कर्व कैसा मिलता है, उससे पहले हम देखेंगे जैसे यहाँ कोई कंपटीशन है, यहाँ कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा, कंपटीशन परसिस्ट, परसिस्ट कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, कंपटीशन एग्जिस्ट, ठीक है भाई, दूसरा डिफरेंस। तीसरा, ये जे शेप्ड कर्व देता है, ये कैसा देता है, एस शेप्ड कर्व देता है, और इस एस शेप्ड को हम सिग्मोइड भी कह सकते हैं। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर लिख रहा हूं और किसी की खातिर नहीं लिख रहा हूं। तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह जरूर करना दोस्तों के साथ, ताकि कुछ हमको भी आनंद का अनुभव हो। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की, वो है dn/dt बराबर rn k-n/k। ये आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक। ये आपके सामने यहां भी लिख रखा था वैसे, ये है और ये है, ठीक है। एक चीज जो लास्ट पॉइंट में ऐड करूंगा इसमें, वो ऐड करूंगा, यहां पे ऐड कर रहा हूं, यहां पे, ये है नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं है या मोर रियलिस्टिक नहीं है। जबकि दूसरा वाला कर्व जो है वो कैसा है साथियों, ये है बच्चा मोर रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक। अब यहां से क्वेश्चन आप बचा के दिखा देना मुझे, अगर आपने ये बात समझ ली अच्छे से और आपने वीडियो जबरदस्त देख लिया है 2 बार, तो क्वेश्चन फिर बचा के दिखाइए हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता हो कि भैया ये जो है हमारा काम लिखने की जरूरत है तो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। अगला ये बहुत ही प्यारा सा एक डायग्राम आपके सामने है, एक और फिर से डायग्राम है, टेबल जैसा है। कहते हैं ये फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है सर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। इसी लेवल को क्या कहते हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल पर टॉप कार्निवोर, 3rd ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर, 2nd ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर, 1st ट्रॉफिक लेवल प्लांट। ये बचपन से पढ़ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ रहे हो। ये एग्जाम्पल हो गए, मैन और लॉयन हो गए, बर्ड हो गई, फिशेज वोल्फ हो गई, जू प्लैंकटन ग्रास होपर हो गए, फाइटो प्लैंकटन ग्रास और ट्री हो गए। तो जनरली 1st ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट रहते हैं, उसके बाद रहते हैं हर्बीवोर जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, फिर कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर, ठीक। आगे चलते हैं अगली बात पर। अगला है ये हमारा, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2 क्वेश्चन मैंने अपने हृदय में, अपने मन में संभाल के रखे हैं, आपको देख के जरूर जाऊंगा। उससे पहले ये देख लो कि ये किस चीज को कह रहा है, पहले इसको पढ़ के खत्म करो। कह रहा है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड, ये वाला पिरामिड किसका है, ग्रासलैंड में
पिरामिड ऑफ नंबर है। ये बात पकड़नी है बस, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूं ताकि और बात पकड़वा सकूं। बात ये कह रहा है ये क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये बहुत तेजी से डिक्रीज दिखा रहा है, एकदम सिकुड़ गया। ये भी क्या दिखा रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड ऑन 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन 6 मिलियन प्लांट। यहां देखिए लगभग 6 मिलियन प्लांट से सिर्फ कितने टॉप कार्निवोर को सपोर्ट कर रहा है, 3 को कर रहा है। तो ये चीज ऐसे करके आप थोड़ा सा ध्यान देके जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं हम, अगला डायग्राम हमारे पास है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ओए तेरी, मैं यही तो देने वाला था। हाँ सच में, झूठ नहीं, सच में भाई। इधर देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता बच्चा, इन्वर्टेड होता। और ये कैसा सिस्टम है, ये एक्वेटिक सिस्टम है, मैं इस पे आऊंगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी अपराइट, ओनली 1% एनर्जी गेट कन्वर्टेड। अब कुछ मोटे मोटे प्रश्न है मैं आपके साथ लूंगा, पहले ये देख लिया आपने, अगला डायग्राम देख ले कोई है, ये हमारे काम का ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, तुम भी ना हो, ठीक है। देख लो फिलहाल इसको, अगर आता हो नहीं ये नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे काम की चीज नहीं थी। अब ये लास्ट स्लाइड जो है इस पर मैं कुछ बातें कह देता हूं। पिरामिड से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो कभी आके हमारी सराहना आप कर दीजिएगा वीडियो पे, ये चैनल जो है इसकी सराहना कर दीजिएगा कि सर वाकई कुछ बढ़िया आप दे दिए हो हमको, इस चैनल ने हमको बहुत हेल्प की है। सो इन्वर्टेड पिरामिड पे बात कर रहा हूं मैं। इन्वर्टेड पिरामिड पे क्वेश्चन लगातार रिपीट होगा और कोई बड़ी बात नहीं बोर्ड में आए। इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे पहली बात है, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड आपको कहां मिलता है। दूसरा है, नंबर का जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो कहां मिलता है, नंबर मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है बेटा, वो कहां मिलता है, ये बात हो गई। तीसरी बात हो गई एनर्जी के पिरामिड पे, पिरामिड ऑफ एनर्जी लिखना चाहिए मुझे, है पिरामिड ऑफ एनर्जी, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे फिर यहां 2 स्टार पॉइंट की, ठीक है। अब मैं लिखना शुरू करता हूं अपनी बात को। सबसे पहली बात है, इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास का कहां मिलेगा, तो सर एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर का पिरामिड उल्टा कहां मिलेगा, इन्वर्टेड कहां मिलेगा, सो ये ट्री इकोसिस्टम में आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो एक पेड़ है, यानी प्रोड्यूसर लेवल पे कितना हो गया, एक सिंगल, उसके बाद उस पर मान लो 10 स्पीसीज रहती है चिड़िया की, तो नीचे वाला बॉक्स छोटा बनेगा, बड़ा वाला उल्टा बनेगा, हो गया इन्वर्टेड। समझ में आई नहीं आई बात। नंबर की बात करें तो एक ट्री है हमारा जिसपे 10 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं, 10 चिड़िया की प्रजाति, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड दिख रहा है। ऐसी एक्वेटिक में आओ, यहां कह रहे हैं नीचे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अब इन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर कौन इनको फीड कर रहा होता है, इनको फीड कर रहा होता है कौन, जूप्लैंक्टन। अब जब वजन तोलोगे उससे ऊपर आ जाती हैं मछलियां, उससे ऊपर बड़ी मछलियां, अरे बड़ी मछलियों का वजन ज्यादा होगा कि नहीं, बायोमास, लार्ज फिश, स्मॉल फिश, और यहां रहेगा जूप्लैंक्टन। तो भले ही उनका नंबर कम हो, लेकिन जब बायोमास निकालोगे तो ये पिरामिड भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, शार्प डिक्रीज है, यानी कि इन्वर्टेड हो जाएगा। अगली बात जो हमने आपके लिए छोड़ी थी वो था पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात की, कोई इकोसिस्टम हो, कैसे ही क्वेश्चन दे, कोई आपको ना कान पे बंदूक रख के कहे बोले बोल एनर्जी का पिरामिड उल्टा होगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इट इज ऑलवेज अपराइट, यह हमेशा कैसा होता है सर, यह हमेशा ही सीधा होता है, क्या, एनर्जी का पिरामिड। अब 2 बातें ले लेते हैं लास्ट। पहली बात ये कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ, कलर चेंज करें, 1% ऑफ सनलाइट इनटू फूड। सिर्फ 1% कन्वर्ट करते हैं, 1% लाइट जो होती है सनलाइट, उसको प्लांट कन्वर्ट करते हैं फूड में। और दूसरा स्टार पॉइंट है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। जल्दी से इसको देख लेते हैं, अगर यहां पर एनर्जी आपके पास 1000 जूल है तो अगले ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी जाएगी, इसका 10%, जो कितना हो जाएगा सर, 100 जूल है। 10% ऑफ
1000 ऐसे निकाल लेंगे तो ये बात हमने कर ली 100 जूल, तो यहाँ 100 जूल होगी। इससे ऊपर भी 10% जाएगी तो यहाँ कितनी होगी 10 जूल होगी। इस पे न्यूमेरिकल जो है हम अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल यहाँ हमने डायग्राम की बात खत्म की है। सर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी लेते जाओ साथ साथ। एक तो बात ये हो गई कि आप 9th to 12th किसी भी क्लास में अगर है, कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं, कंसेप्ट्स वाइज देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को परमानेंट अपना सेव कर लें भाई। परमानेंट मैं यहाँ पर देखूंगा कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो। दूसरी बात, आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द इन चीज़ों को लेकर के स्टार्टिंग होने वाली है वीडियोस को लेकर के, ठीक है। सो नीट से रिलेटेड जो हमारा 5 मई को होना तय है 2024 में, उससे रिलेटेड रेगुलर क्लासेस भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है सर। अगली बात ये हो गई कि सर जी हम तो इन दोनों कैटेगरी में से किसी में नहीं है, तो एनपीसी एक ऐसी योजना बना रहा है, रणनीति बना रहा है, जहाँ क्लास 5th से लेकर के 8th क्लास तक के लिए कुछ वीडियोज ऐसे लाए जाएंगे कि जहाँ से उनको स्पेशली साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन 3 सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं। होपफुली अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो सारे सब्जेक्ट्स पर बात होगी। अब इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, जो चीज़ आप हमारा चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप अपडेट रहें या हेल्प हो, तो सबका नाम क्या है, एनपीसी गुरुकुल। सबका नाम मतलब सर एनपीसी गुरुकुल जो है वो ऐप का नाम है, हमारी एप्लीकेशन का। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, बात थोड़ी ज़्यादा हो गई है लेकिन ठीक है, देनी तो है ही अभी हमें। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको क्विज मिलता है। ये कलर विजिबल है सर, आई होप विजिबल है। टेलीग्राम पर क्या मिलता है, क्विज मिलते हैं डेली। तो क्विज से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। अभी बोर्ड दे रहे हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर छोटी क्लासेस में है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर टेलीग्राम का नाम तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल बताते हैं सर, बिना बताए अधूरी बात छोड़ के कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए एनपीसी एजुकेशन हब, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मिलक के आसपास रहते हैं, जिला रामपुर, तहसील मिलक के, आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आप 10th में आप कहें सर मैं 11th में क्या ले लूँ, मेरे को ये बनना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि उस पर वीडियो बना दीजिए सर, या आप ऑफलाइन सेंटर अगर आ सकते हैं तो ऑफलाइन आकर विजिट कर सकते हैं, यहाँ आपको टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इसी के साथ यहीं तक थी, और अब हम आगे आपके लिए कोई बेहतर नई वीडियो लेकर के आएंगे, जैसे या तो बायोलॉजी के न्यूमेरिकल पर लेकर के आने वाले हैं या केस स्टडी पर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, नमस्कार।